हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो, कल हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने कल लॉज वगैरह पढ़ लिया था। रिफ्रैक्शन के 2 लॉज हैं, दोनों लॉज हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग रिफ्रैक्शन से रिलेटेड ही टॉपिक पे अभी बात करेंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है जिसको कि आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी पड़ा हुआ है, आप उस पर डाउट क्लियर करने के लिए अपने सवाल डाल सकते हो, ठीक है। तो चलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई रे, जैसे सपोज दैट ये हमारा एक मीडियम 1 है और ये कोई मीडियम 2 है, इसको हम मान लेते हैं रेयर मीडियम है और इसको हम मान लेते हैं डेंसर मीडियम है। और जब रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर करती है तो क्या होता है, वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते थे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते थे, ठीक है। तो फिर से एक बार उस चीज़ को रिमाइंड कर लेते हैं। सपोज मीडियम के बाउंड्री इंटरफेस पे जो हमारी लाइट इंसिडेंट की, उस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया? नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब मीडियम 1 से रे डेंसर मीडियम में जा रही है तो अपने एक्चुअल पाथ के बजाय ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। यही हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस वाले एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। फिर से एक बार इस चीज़ को रिमाइंड कर लेते हैं। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और जो इसका दूसरा लॉ था, दूसरे लॉ में हमने बताया था कि भी बहुत कुछ चीज़ें सीखना है, कैसे क्या सीखना है वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं आज आपको। कि देखो, अब इसका पहला लॉ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, नॉर्मल है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है ये लाई करते हैं सेम प्लेन में। क्या करते हैं? ये ऑल दीज आर लाइज इन अ सेम प्लेन, ऑल दीज आर लाइज इन अ सेम प्लेन। और ये सेम प्लेन कैसा होता है? ये सेम प्लेन कुछ ऐसा होता है एकदम परपेंडिकुलर। ये सेम प्लेन कुछ ऐसा होता है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, बाउंड्री के। ये जो दोनों मीडियम का इंटरफेस है, इंटरफेस वाली लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर एक प्लेन होता है। इसी प्लेन में ये सभी के सभी हमारे लाई करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा लॉ हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो रेशियो होता है, क्या? रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, या रेशियो ऑफ साइन आई सीधा लिख लो, टू द साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसमें क्या था कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। कॉन्स्टेंट को हम लोग एन या म्यू से लिखते थे, ठीक है। अब इसको और कैसे लिखते हैं ये चीज़ हम आज आपको बताएंगे। कि देखो, मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। रे किस मीडियम से ट्रेवल कर रही है? मीडियम 1 से। किस मीडियम में जा रही है? मीडियम 2 में। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 1 and 2। क्या लिखेंगे? 1 and 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। एन जो होता है, मैंने बताया था, एन और म्यू ये जो दोनों हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इनको हम लोग, यानी जो कांस्टेंट है इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। याद रहे कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं? 1 and 2। तो जब रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको सिंपली एन लोग लिख देते हैं, ठीक है। 1 हमारा क्या है? रेयर मीडियम। 2 हमारा क्या है? डेंसर मीडियम। तो इसको हमने 1 and 2 लिख दिया। इसको सिंपली एन या म्यू लोग लिख देते हैं, जबकि ये एक्चुअल में क्या डिफाइन करता है कि रिफ्रैक्टिव, ये डिफाइन कर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ये क्या डिफाइन करता है 1 and 2? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम
1। ऐसे ही अगर कहीं मान लो लिख दिया जाए कि ANG, ए सपोज एयर को रिप्रेजेंट कर रहा हो और जी सपोज ग्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ANG का मतलब ये हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, समझ में आया कि आप लोगों को ये भी ANG भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। तो ANG का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर जैसे कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ANW, मान लो ANW, तो A जो होता है वो एयर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो W है ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो जब ANW अगर आपके सामने मिल जाता है तो ANW का मतलब होता है, ध्यान रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी जो बाद वाला होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं हम लोग इसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब मीडियम, जिस मीडियम से रे जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, यानी 1 से 2, जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें एक दो चीज़ भी सीख भी लेंगे और समझ भी लेंगे कि और कैसे होता है। तो इतना फिलहाल आप नोट कर लो और फिर इसी से रिलेटेड एक नया चीज़ हम आपको सिखाते हैं, वो आप लोग देखना। ठीक है, देखो कि अगर हम मान लें कि हमारे पास सक्सेसिव मीडियम है, कैसे सक्सेसिव मीडियम है, कुछ इस तरीके से है, 1 2, आपने देखा ये कोई और मीडियम है, ये कोई और मीडियम है, चलो एक और बना लेते हैं, ये कोई और मीडियम है और ये कोई और मीडियम है। यानी आपके सामने अब आपको दिख रहा है कि एक मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2 और मीडियम 3, और ये मान लिया जाए कि जो डेंसिटी है वो सबकी अपनी अलग अलग है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये जो मीडियम 1 है ये एयर है, ये जो मीडियम 2 है ये लिक्विड है या वाटर है, और ये जो मीडियम 3 है ये हमारा ग्लास है। ठीक है, ये 3 अलग अलग मीडियम हम लोगों ने ले लिए। अब मान लिया जाए, और इधर ये वाला जो है नीचे का पोर्शन ये अगेन मीडियम 1 है, ये अगेन मीडियम 1 है, यानी कि एयर ही है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब समझो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो और अच्छे से देखना। अब मान लिया जाए कि कोई एक रे ट्रेवल करके एयर और वाटर के इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई, कोई एक रेखा चलती है एयर से और कहाँ इंसिडेंट करती है, एयर और वाटर का जो इंटरफेस है, जो बाउंड्री है, वहाँ पे आके इंसिडेंट करती है। सपोज ऐसे ये रे आके इंसिडेंट की। अब होगा क्या कि जिस इंटरफेस पे इंसिडेंट किया वहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंपली हमने देखो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दी, ये पहला नॉर्मल। ठीक, अब होगा क्या कि भाई इंसिडेंट रे का हमारा जो पाथ है इसको थोड़ा चाहे और टिल्टेड कर दो, थोड़ा आसानी रहेगा, इमेज थोड़ा और क्लियर बनेगा, इसको और टेढ़ा कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब इस रे को ट्रेवल किधर करना था, इधर करके जाना था, लेकिन वाटर तो एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है, तो रे इधर नहीं गई, किधर बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड होके इधर आ गई, नॉर्मल की तरफ बेंड होके इधर आ गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जब ये वाटर और ग्लास के इंटरफेस पे रे आई, फिर से हमको यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे हमने फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, हमने इस पॉइंट पे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा फिर से एक सेकंड नॉर्मल है। अब देखा हमने कि अब रे का जो पाथ है वो तो कुछ ऐसे है, लेकिन अब रे फिर इधर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में ग्लास ज़्यादा डेंसर है। अब ये रे फिर से इधर बेंड हो गई, ये रे हमारी इधर आ गई। अब हमने देखा कि अब रे कहाँ पे इंसिडेंट हुई है, ग्लास और एयर के इंटरफेस पे। कहाँ हुई है, ग्लास और एयर के इंटरफेस पे। तो फिर से हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर से हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारा तीसरा नॉर्मल है। ठीक है, N3 है, ये N2 था, ये N1 है। ये पहला नॉर्मल था एयर और वाटर के इंटरफेस के लिए, सेकेंड नॉर्मल वाटर एंड ग्लास इंटरफेस के लिए, एंड थर्ड नॉर्मल ग्लास एंड एयर इंटरफेस के लिए। ठीक है, अब रे को किधर जाना है भाई, तो यहाँ से रे को जाना था
इस डायरेक्शन में। लेकिन रे अब चूंकि ग्लास के कंपैरिजन में एयर रेयरर मीडियम है, तो अब नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं हुई बल्कि नॉर्मल से दूर चली गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब समझो इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे जो हमारा एंगल बना, सपोज जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। क्या लिखा मैंने? R1 लिखा। अब आप लोगों को भी पता है कि ये जो नॉर्मल है ना, ये तो एकदम ये हमारे जो इंटरफेस है ये पैरेलल है, ये इंटरफेस हमारे पैरेलल है, तो उन पे अगर हम नॉर्मल परपेंडिकुलर डालते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये भी तो आपस में पैरेलल होगा। तो सबको पता होगा कि अगर दो पैरेलल रे हैं और कोई ट्रांसवर्सल काट रहा हो, कोई ट्रांसवर्सल काट रहा हो, तो यहाँ से जितना एंगल ये बनेगा उतना ही ये एंगल इधर बनेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, या जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा, जिसको कि हम अल्टरनेट एंगल, अगर यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा है। तो ये तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। फिलहाल इस एंगल के बारे में आपको यहाँ जानकारी नहीं देना है मुझे, इसके बारे में बताना है। तो ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, और ये कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट एंगल होते हैं। कौन से होते हैं? अल्टरनेट एंगल होते हैं। सिमिलरली अगर ये R1 है तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या बनेगा? R1 ही बनेगा, इक्वल, क्योंकि ये लाइन N1 और N2 आर पैरेलल। N1 और N2 क्या है यहाँ पे? N1 जो है पैरेलल है किसके साथ? N2 के साथ। तो N1 और N2 के साथ जब पैरेलल है, और ये वाली जो रे है, ठीक है, अगर इसका नामकरण कर दिया जाए कि A, B, C, D और E, ठीक है, तो BC जो है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी ये R1 तो ये भी R1, अल्टरनेट एंगल। अब ये R1 है, चूंकि यहाँ पे एंगल हमारी बेंड हुई है इधर, तो बराबर ये वाला एंगल इसके तो बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो इसको हमने कोई अनदर एंगल मान लिया R2। क्या मान लिया? R2। इसको हमने कोई अनदर एंगल मान लिया R2, नॉर्मल के साथ और इस रे के साथ। ठीक है, अब अगर ये R2 है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी हमारा R2 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हमारा R2 हो जाएगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं R2। और ये जो मीडियम ग्लास से एयर में बाहर निकली, इसको हम लिख लेते हैं E। इसको हम क्या लिख लेते हैं? इमर्जेंट एंगल है, मीडियम से बाहर निकलने वाली। तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको हमने E लिख लिया। अब चलो इसमें लगाते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। ठीक है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ है उसको स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। यानी जो साइन आई अपॉन साइन आर वाला कॉन्सेप्ट है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन वाला, इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट हर एक इंटरफेस के लिए हम जरा अप्लाई करें और देखें हमारा रिजल्ट क्या निकलता है। तो ध्यान से देखना बच्चों, बहुत अच्छे से और ध्यान से देखना। ठीक है, हमने एयर और ग्लास इंटरफेस, एयर और वाटर इंटरफेस लिया। ठीक है, फॉर एयर एंड वाटर इंटरफेस। तो एयर और वाटर इंटरफेस में आपको क्या देखा? भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। तो हमने लिखा बाय स्नेल्स लॉ कि साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू, रे हमारे मीडियम एयर से वाटर में जा रही है तो हम कैसे लिखेंगे? ANW। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। अब दूसरा समझो कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब रे वाटर में आ गई है, अब ग्लास में इंटर होगी, तो फॉर वाटर एंड ग्लास इंटरफेस, फॉर वाटर एंड ग्लास इंटरफेस। अब यहां देखो वाटर के लिए तो ये वाला जो एंगल है ये, यानी R1 नॉर्मल और इंसिडेंट रे का काम अब ये कर रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कर रहा है, और ये जो R2 है ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हमने लिखा कि साइन R1 बटे में ये R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ग्लास वाला, तो साइन R2। अब रे हमारे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही? वाटर से ग्लास में, तो हमने लिख लिया वाटर एंड ग्लास। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड। तीसरा देखो, अब हम किस में गए? ग्लास से सीधे एयर में, तो फॉर ग्लास एंड एयर इंटरफेस। एयर इंटरफेस की बात करें तो अब यहां पे देखो
अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ ये है। एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन E के बराबर है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो साइन R2 अपॉन साइन E आ गया इक्वल टू, अब ग्लास से एयर में आ रहा है तो ग्लास एन एयर, ये हमारा हो गया तीसरा। अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर इन तीनों को इक्वेशन 1, 2 और 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट कैसा हो जाएगा। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम आपको दिखाते हैं कि अगर इन तीनों इक्वेशन को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कैसा हो जाएगा, वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा, ठीक। देखो समझो बात को। अब हमने कहा कि भाई पहला वाला है हमारा साइन I बाई साइन R1, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को एक साथ राइट हैंड साइड को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यही रूल होता है अगर इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन लगाना हो तो लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने हैं सबको एक साथ कर दिया कि साइन I अपॉन साइन R1, फिर यहाँ साइन R1 अपॉन साइन R2, फिर यहाँ साइन R2 अपॉन साइन E इज इक्वल टू, यहाँ क्या था ANW था, इसमें क्या है WNG है और इसमें क्या है GNA है, GNA, ठीक। अब देखा हमने ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये आपस में बच गए कि साइन I अपॉन साइन E इज इक्वल टू क्या बचा ANW, WNG और GNA। अब मान ले कि एंगल I और एंगल E आपस में क्या है अप्रॉक्सीमेट सेम है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के बाद ये हो जाएगा कि भैया इधर तो 1 बच गया कट के, तो बचा क्या ANW इंटू WNG इंटू GNA इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अलग अलग मीडियम में कैसे हम लोगों ने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, ये आप लोगों ने सीखा। और अगर सक्सेसिव इंटरफेस है उनको, अगर 3 अलग अलग मीडियम है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर बराबर है तो उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। कि अगर हमारे सक्सेसिव मीडियम है एक दूसरे के साथ लगे हुए तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा निकल के आ रहा है उसका प्रोडक्ट की वैल्यू क्या मिला 1, लेकिन कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट हमारा बराबर हो। तो यहाँ पे ये क्या था, ये था कि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट, ये क्या है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसका, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब चलो एक और चीज हम आपको सिखाते हैं इसमें, रिवर्सिबिलिटी। क्या सिखाते हैं, रिवर्सिबिलिटी। तो ये तो हमारे सक्सेसिव मीडियम में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, कैसे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, और स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद अगर उनके रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिला, ठीक है। तो ये आपने सीखा। अब चलो हम सिखाते हैं आपको रिवर्सिबिलिटी क्या होती है इसमें। अब हम लोग सीखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले कॉन्सेप्ट में ही रिवर्सिबिलिटी। तो नाम से ही पता चल रहा होगा रिवर्स का मतलब कि कहीं गया फिर वापस आ गया, ठीक है। तो इसमें रिवर्सिबिलिटी कैसा होता है ये देखना। रिवर्सिबिलिटी, अब रिवर्सिबिलिटी में कैसे होता है समझो। ये हमारी मीडियम की बाउंड्री है, ये हमारा कोई एक मीडियम 1 है और इधर हमारा कोई मीडियम 2 है। इसको हम रेयरर मान लेते हैं और इसको हम डेंसर मान लेते हैं। अब रेयरर से रे डेंसर में इंटर कर रही है, चलो कराते हैं। ये एक रे थी, रेयरर से ट्रेवल की और रेयरर और डेंसर के इंटरफेस पे इंसिडेंट हुआ। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ वहां हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सिंपली हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एन डैश। अब रे क्या करेगी कि भाई डेंसर में जा रही है तो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाएगी, बेंड हो गई भाई। ये इधर जाना था लेकिन इधर ना जाके किधर आ गई, इस तरफ आ गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, अगर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें ना, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो ये भी
चलो बता देते हैं अभी। एक्चुअल में क्या होता है, आप खुद सोचो कि आपको मैं हवा में दौड़ाऊं, आपको रेत पे दौड़ाऊं और आपको पानी में दौड़ाऊं, आप कैसा फील करोगे? आप ये फील करोगे कि जब आप एयर में हो तो फ्रीली दौड़ रहे हो, बहुत तेजी के साथ दौड़ रहे हो। या ये मान लो कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, जैसे मान लेते हैं कि 1 आवर में आप एयर में रन कर रहे हो। कहाँ रन कर रहे हो? एयर में रन कर रहे हो, और आपने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया एयर में। लेकिन अगर आपको रेत वही नदी किनारे वाली रेत जो बालू होती है जिसमें पैर वैर सब धंसता है, उसमें अगर हम आपको दौड़ा दें तो आप एयर में, यानी जो रेत है, रेत पे आप या डस्टी ग्राउंड पे जब आप दौड़ रहे हो तो उसमें आपने 1 घंटे में सपोज 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्योंकि कम करोगे, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉपर जो है ना रिएक्शन नहीं मिलेगा, प्रॉपर ग्राउंड से जो रिएक्शन मिलता है दौड़ने के लिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से, क्योंकि रेत हमारी फिसलती है, जब हम पैर रखते हैं तो रेत हमारी फिसलती है, तो इस वजह से आपको प्रॉपर नॉर्मल रिएक्शन ना मिलने की वजह से आप 1 घंटे में कम ही डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। वैसे ही अगर हम वाटर में आपको दौड़ा दें कि भैया ऐसा है, इतना पानी है सीने के बराबर, और उसमें हम आपको कहें कि आप दौड़ के दिखाओ, तो 1 घंटे में पता चला आप दौड़ने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन दौड़ा ही नहीं जा रहा है। और कितना दौड़े? 2 किलोमीटर, वो भी बड़ी मुश्किल से, मान लो बड़ी मुश्किल से 2 किलोमीटर तुम दौड़ भी गए। तो आपने देखा कि मीडियम की वजह से सेम टाइम में आपकी जो डिस्टेंस है ना वो अलग अलग हो गई। तो डिस्टेंस अलग अलग होने का क्या मतलब है? यानी कि आपकी स्पीड पे फर्क पड़ रहा है। अलग अलग मीडियम होने की वजह से आपकी स्पीड पे फर्क पड़ा, इसलिए आपने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया। इन द सेम में जो रेयरर, डेंसर, जितने भी हमारे मीडियम होते हैं, उन मीडियम में जब लाइट हमारी इंटर करती है तो उनकी डेंसिटी वेरिएबल है। उस डेंसिटी की वजह से उसका स्पीड पे असर पड़ता है। ठीक है, एयर में लाइट की स्पीड हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड हम लोग कंसीडर करते हैं 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये स्पीड जब डिफरेंट मीडिया में लाइट इंटर करती है तो चेंज हो जाता है, इससे कम हो जाता है। वाटर में गया तो कुछ और हो गया, ठीक। और जबकि लाइट की क्या नहीं बदलती है? जब भी लाइट, याद रखना ये बात, कि जब लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे में इंटर करती है तो, ठीक है, या एयर से किसी भी मीडियम में, एयर टू अनदर मीडियम, ठीक है, तो क्या क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ये अपनी जगह स्टेबल है। जो लाइट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो उस रे की पर्टिकुलर अपन एयर में फ्रीक्वेंसी थी, वही उस मीडियम में जाने के बाद भी रहेगी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में ही फॉर्मूला कि जो स्पीड होता है v = n λ, यानी कि स्पीड जो होता है वो किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो हमारा कांस्टेंट है, वेवलेंथ तो स्पीड हमारी बदल जाती है। जब स्पीड बदलती है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। स्पीड बदलती है इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी हमारा चेंज हो जाता है। तो स्पीड बदलती है, ठीक है, ये चेंजेबल है, और वेवलेंथ चेंजेबल है। क्या चेंजेबल है? वेवलेंथ हमारा चेंजेबल है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाता है, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन उस लाइट की फ्रीक्वेंसी स्टिल कांस्टेंट वही रहता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे। तो जो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो लाइट की स्पीड ही है, लाइट की स्पीड है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे हमारा ट्रेवल करता है, जैसे रेयर से डेंसर में गया तो इसकी स्पीड चेंज हो गई, तो स्पीड की वजह से उसमें बेंडिंग देखने को मिलता है कि अगर ये डेंसर है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, अगर ये मीडियम रेयरर होता, ये डेंसर होता तो नॉर्मल से दूर हट जाती, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता। तो जो मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम। ठीक है, ये बात अब ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं जिस मुद्दे पे थे कि भाई रिवर्सिबिलिटी। अब रिवर्सिबिलिटी यहाँ कैसे होगा? रिवर्सिबिलिटी तो भाई हमने कहा कि एक रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है, इंटरफेस पे टकराई, इंटरफेस पे पढ़ने के बाद हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, एज पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल की तरफ रे बेंड हो गई बिकॉज सेकेंड मीडियम जिसमें इंटर करना था वो डेंसर मीडियम था। अब भाई ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब हमने किया क्या कि इसके रास्ते में हमने एक परपेंडिकुलर हमने क्या रख दिया है, ये एक मिरर रख दिया है। ये हमने क्या रख दिया? यहाँ पे हमने एक मिरर रख दिया इसके रास्ते में। ठीक है, ये हमारा मिरर है। तो जब हमने मिरर रख दी तो अब होगा, अब मिरर वो भी इस तरीके से रखिए कि इसके ये मिरर पे सीधा 90 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट कर रहा है। तो कोई भी रे जब 90 डिग्री पे
इंसिडेंट करता है मिरर पे तो क्या होता है, उसी पाथ को फॉलो कर लेता है, तुरंत वापस चला जाएगा। तो तुरंत इसी पाथ पे ये रे अब इस पे इंसिडेंट हुआ मिरर पे, और इंसिडेंट होने के बाद इसी रास्ते से वापस जाने लगा, इसी रास्ते से वापस जाने लगा। तो क्या देखा, ये है रिवर्सिबिलिटी कि जिस पाथ को फॉलो करके दूसरे मीडियम में गई, मिरर पे स्ट्राइक किया एंड देन उसी पाथ को रिट्रेस कर लिया, इनिशियल पाथ को रिट्रेस कर लिया। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कि कोई भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर की और मिरर पे स्ट्राइक किया एट एन एंगल 90 डिग्री एंड देन रिट्रेसेज इट्स इनिशियल पाथ, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इसमें अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, अगर इसमें हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो सपोज दैट कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, या मान लो ये मीडियम एयर है और ये मीडियम हमारी ग्लास है, कोई भी मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। 1 और 2 से भी काम चल जाएगा, एयर और ग्लास से भी काम चल जाएगा। तो अगर हम बिफोर रिवर्सिबिलिटी की बात करें, ठीक है, कि हमारा मिरर एब्सेंट था, तो बिफोर रिवर्सिबिलिटी, तो बिफोर रिवर्सिबिलिटी में स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करोगे तो हमारा भाई रे हमारी किधर से जा रही है, एयर से ग्लास में। रे किधर से किधर को ट्रेवल कर रही है, एयर टू ग्लास। कहाँ, एयर टू ग्लास, यही तो जा रही थी। जब तक ये मिरर नहीं था, रिवर्स नहीं हो रही थी रे, तब तो इधर से इधर जा रही थी, एयर से ग्लास में जा रही थी। हमने ले लिया भैया। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एयर से किस में जा रही है, ग्लास में, इक्वेशन 1। आफ्टर रिवर्सिबिलिटी, आफ्टर रिवर्सिबिलिटी, अब जब रिवर्स हो गई है रे, तो अब इधर डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, तो अब उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये, क्योंकि अब ग्लास से कहाँ जा रही है, अब जा रही है ग्लास टू एयर। तो ग्लास में जो हमारा एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जो एयर में बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ लगा दो, तो साइन आई ये है, अब साइन आर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई बन गया, और ग्लास से किस में जा रही, एयर में। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इनको आपस में मल्टीप्लाई, तो हमारा रिजल्ट देखना क्या हो जाएगा कि भाई लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट वाला राइट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हमने किया कि साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पे साइन आर अपॉन साइन आई, और इधर क्या बना, तो ए एन जी, और यहाँ क्या बना, जी एन ए। ये कट सब कैंसिल आउट हो गए आपस में, ठीक है। तो इधर क्या बचा, 1। तो हमारा क्या रिजल्ट मिला, आ जाते हैं ऊपर, आ जाते हैं, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ऊपर चलते हैं, इस चीज़ को लेके, इस पूरे चीज़ को लेके हम ऊपर आते हैं। इधर हमारा बचा 1, और इधर क्या बचा, एक बार ए एन जी और एक बार जी एन ए। तो अब यहाँ से अगर ए एन जी की वैल्यू हमें लिखना हो, तो ए एन जी बराबर, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या 1 के डिवीजन में चला जाएगा, ये क्या 1 के डिवीजन में चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, जो भी हमारे मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि भैया अगर 2x बराबर y है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, y/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सिंपली कि ए एन जी इंटू जी एन ए है, और ए एन जी की वैल्यू निकालना हो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन जी एन ए। तो इससे ये सीखा हम लोगों ने, इससे क्या सीखा आपने, इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये सुनो कि सपोज मान लेते हैं कि ए एन जी की वैल्यू हमारे पास 3/2 दिया हो, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 दिया हो, और आपसे पूछ ले कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए एन जी की वैल्यू बताओ, यानी कि ए एन जी तो दिया ही है, जी एन ए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो हम सीधा क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 2/3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ए एन जी निकालना है, ए एन जी की वैल्यू दिया है 3/2, और जी एन ए आपसे पूछा, तो जी एन ए भाई निकाल लो, तो जी एन ए निकालोगे यहाँ से, तो इसी में से आ जाओ, तो जी एन ए बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन ए एन जी। तो भैया इसी फार्मूले में आप चाहे रख दो, तो जी एन ए बराबर 1 अपॉन ए एन जी की वैल्यू 3/2, ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, उड़ के ऊपर, तो 2/3 हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में दिया हो और उसका उल्टा पूछ ले, तो सीधा सीधा वैल्यू को क्या कर देना चाहिए, रिवर्स कर देना चाहिए, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में। इसके कॉन्सेप्ट पे देखो और कैसे सवाल आ जाते हैं।
और बताते हैं आपको, ये चीज़ आप नोट कर लेना, रिवर्सिबिलिटी को अच्छे से समझना, रिवर्सिबिलिटी को कायदे से नोट कर लेना, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा अच्छे दो छोटे छोटे से सवाल भी आप लोगों की क्लास में पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि सेम दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिजल्ट आता है, ठीक है। देखो ऐसे ही नॉर्मली कोई भी वैल्यू रैंडम सा ले लेते हैं, हम कोई भी रैंडम सा वैल्यू ले लेते हैं कि जैसे मान लो कि ANG की वैल्यू दिया है 4/3 और ANW की वैल्यू दिया है 2/3, ठीक। अब आपने देखा ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया है और यहाँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में दिया है, कोई दिक्कत वाली बात। और अगर पूछ ले कि ग्लास का रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, ठीक है, किसका, कि ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो यहाँ पे वैसे हम लोगों ने 3 मीडियम ले लिया, एक एयर भी है, एक ग्लास भी है, एक वाटर भी है, एयर भी है, ग्लास भी है और वाटर भी है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अगर हमारे पास सक्सेसिव मीडियम हो, मान लिया ये एयर है, ये हमारा वाटर है, ऐसे पढ़ा था, और ये हमारा ग्लास है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जब तीनों के लिए लिखा था कि ANW, WNG और इधर हमारा अगेन एयर था और GNA, तो वैल्यू क्या आ रहा था 1। अब इसी की हेल्प से हमको GNW की वैल्यू भी निकालनी है, यानी GNW, WNG नहीं निकालना है, GNW निकालना है, ध्यान रहे GNW। तो कैसे निकालेंगे भाई, ANG की वैल्यू हमारे पास है, तो हमने कहा भाई ANG की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ तो GNA की रिक्वायरमेंट है। तो जब GNA निकालोगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबिलिटी तो क्या आ जाएगा 3/4, रेसिप्रोकल कर देंगे। ANG की वैल्यू 4/3 तो GNA की वैल्यू 3/4, यहाँ रख दो 3/4 इक्वल टू 1। अब यहाँ हम WNG ही रहने दें, कोई दिक्कत वाली बात अभी नहीं, इसको भी बदल लेंगे हम। और ANW की वैल्यू कितना दिया है 2/3, तो ANW यहाँ दिया है 2/3, रख दिया। हम लोग आपस में सिंप्लीफाई कर ले, देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कट जाएगा, 2 आ गया, तो WNG मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 1 आया। तो WN, ये N है, तो WNG की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 1 जा 2 आया कि नहीं। हमको निकालना किसकी वैल्यू था, GNW की वैल्यू। इसको अब GNW, G पहले लिख दो, N लिखो, W लिखो, तो ये 2/1 था, अब क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। या इसके लिए एक और तरीका बताता हूँ, छोटा सा डायरेक्ट फॉर्मूले से आप लोग लिख सकते हो कि जब भी जैसे 1 N 2 लिखा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि AN2 डिवाइडेड बाई AN1। इस अब देखो, यानी कोई मीडियम 1 है, कोई मीडियम 2 है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो पहले लिखते हैं सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाई फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। आपस में डिवाइड कर दो वैल्यू रख के, तब भी आपको रिजल्ट आ जाता है। इससे भी इसका हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, आंसर इतना ही आएगा 1/2। चेक कर लेते हैं कि GNW लिखा है, तो GNW का मतलब हो गया कि ANW यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाई एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ANW की वैल्यू कितना दिया है 2/3, तो हमने लिखा 2/3। ANG की वैल्यू दिया है 4/3, तो हमने लिख लिया 4/3। ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, तो वैल्यू क्या बचा 2/4 बचा 1 2, तो GNW की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, इस कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो कि अगर एक मीडियम दिया है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में ऊपर लिखते हैं, फिर पहले वाला जो नंबर लिखा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में नीचे लिखते हैं। इससे भी हम लोग ऐसे सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के वीडियो में हम लोग और कुछ नया सीखेंगे, क्रिटिकल एंगल वगैरह सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।